वैसे क्या आप जानते हैं ओपेनहाइमर मूवी में ये जो एडवर्ड था जिनका रोल प्ले किया है बेनी सैफडी ने, वेल उनके आईब्रो को वीएफएक्स के मदद से थोड़ा बड़ा दिखाया जाता था। मैंने वीएफएक्स कहा सीजीआई नहीं, तो उनके आईब्रो को थोड़ा बड़ा दिखाया जाता था क्योंकि रियल लाइफ में जो एडवर्ड थे उनका आईब्रो ऐसा बड़ा था। दैट्स व्हाई यहाँ पर उनके आईब्रो को बाकियों से थोड़ा बड़ा दिखाया जाता था। एंड गाइस ये जो मूवी है ओपेनहाइमर, ये अब तक की हाईएस्ट रेजोल्यूशन मूवी है क्योंकि इस मूवी को IMAX 65mm और पेनाविजन 65mm में शूट किया गया था, जिससे कि ये मूवी अब तक की सबसे बड़ी स्क्रीन साइज मूवी हो जाती है। एंड ये फैक्ट भी जान लो, इस मूवी के ब्लैक एंड व्हाइट पार्ट को शूट करने के लिए एक अलग से कैमरा बनाया गया था जो कि IMAX कैमरा की तरह ही था, लेकिन वो चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में रिकॉर्ड करता था। और ये फिल्म हिस्ट्री में पहली बार था कि एक IMAX कैमरा ब्लैक एंड व्हाइट में रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन अब सवाल आता है, अगर ब्लैक एंड व्हाइट में रिकॉर्ड करना था तो नॉर्मल IMAX से शूट करके इंस्टाग्राम वाले ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर लगा देते हैं ना। बात तो सही है। दरअसल अगर ऐसा किया जाता तो जो वीडियो की क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाती। और क्रिस्टोफर नोलन जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। दैट्स व्हाई उन्होंने अलग से कैमरा बनाया। एंड शायद ही आपको पता होगा, इस मूवी की जो IMAX रील है उसका लेंथ 11 माइल से भी ज्यादा है और उसका वेट 272.68 kg है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा वेट है। वेल ऐसे एक नहीं, और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ऑल राइट, फैक्ट नंबर 1। तो हमने इस मूवी में देखा है कि डॉक्टर ओपेनहाइमर आइंस्टाइन से बातचीत करने के लिए जाते थे। वेल इस फोटो में आप देख सकते हो कैसे एक्चुअली में ओपेनहाइमर आइंस्टाइन के पास गए थे। एनीवेज फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है कि ये जो आइंस्टाइन थे जिनका रोल प्ले किया है टॉम चॉन्टी ने, वेल एक्चुअली में रियल लाइफ में वो आइंस्टाइन के एक रिलेटिव है। फैक्ट नंबर 2, और ये फैक्ट शायद आपको पता होगा, इस मूवी में कलर पार्ट और ब्लैक एंड व्हाइट पार्ट ये दोनों हमें दिखाया जाता है। और ये एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू को सिग्निफाई कर रहा था। मतलब जो डॉक्टर ओपेनहाइमर है वो दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं उसको हमें कलरफुल दिखाया गया है, और जो बाकी के लोग ओपेनहाइमर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचारधारा रखते हैं, उनको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया गया है। और ये करके क्रिस्टोफर नोलन ने काफी सही काम किया है। फैक्ट नंबर 3, और ये फैक्ट तो आपको पता ही है कि जो ओपेनहाइमर थे उनके बहुत सारे बुक्स फेवरेट थे, और उनमें से हमारे इंडिया का एक भगवत गीता भी था। और इस बुक को पढ़ने के लिए ओपेनहाइमर ने पूरी संस्कृत ही सीख डाला था। और ये बुक भगवत गीता उनके लाइफ में एक काफी मेजर रोल प्ले करती है। लेकिन ये एक्चुअल फैक्ट नहीं था। एक्चुअल फैक्ट ये है कि जो थॉमस शेल्बी है, जो किलियन मर्फी है, उन्होंने ओपेनहाइमर के रोल को अच्छे से प्ले करने के लिए जो हमारे संस्कृत लैंग्वेज है उसको थोड़ा बहुत सीखा था, और किलियन मर्फी ने भगवत गीता बुक को भी पढ़ा था। तो ये होता है एक रियल एक्टर, समझ रहे हो। फैक्ट नंबर 5, और ये जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था इसके लिए उन्होंने एक गांव बसाया था। एंड ये जो गांव या फिर इलाका है इसको नोलन ने एक्चुअली में क्रिएट किया था। जी हाँ, यहाँ पर कोई भी CGI यूज नहीं हुआ था। और नोलन ने साफ साफ कह दिया था कि इस मूवी में हमने 1 रुपए भी CGI पे खर्च नहीं किया। बट एक्चुअली में देखा जाए तो CGI यूज हुआ है। अब कहाँ यूज हुआ है वो मैं आगे बताऊंगा। और ये बोनस फैक्ट ले लो, इस सीन में जब इन लोगों ने एटम बॉम्ब ब्लास्ट किया था तब ये जो मशरूम क्लाउड है ये रियल लाइफ में बना ही नहीं था। ये जो मशरूम क्लाउड आप देख रहे हो इसको VFX से बनाया गया था। अगेन मैंने VFX कहा, CGI नहीं, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन ये ब्लास्ट प्रैक्टिकली शूट करना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने एक छोटा फुसके एटम बॉम्ब बनाया था। और वो बॉम्ब इतना फुसके था कि जब उसको ब्लास्ट किया गया था तब उससे मशरूम क्लाउड क्रिएट ही नहीं हुआ था। क्योंकि जब एक पावरफुल एटम बम को ब्लास्ट किया जाता है तब उससे मशरूम क्लाउड क्रिएट होता है, जिसको आप यहाँ देख सकते हो। बट ये एटम बम काफी छोटा था जिससे मशरूम क्लाउड क्रिएट नहीं हुआ था, और फिर VFX के मदद से ये मशरूम क्लाउड या फिर मशरूम इफेक्ट क्रिएट किया गया था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये शायद क्रिस्टोफर नोलन की पहली ऐसी मूवी है जिसको ग्रीन स्क्रीन के आगे शूट नहीं किया गया, और ना ही इस मूवी को किसी स्टूडियो में शूट किया गया है। वेल नोलन चाहते थे कि ये मूवी बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक बने। दैट्स व्हाई नोलन ने ओपेनहाइमर के रियल हाउस को यूज किया था, जो हाउस लॉस एलमोस में है। We shot in Oppenheimer's house in Los Alamos. और मेरी तरह जिन्होंने भी पीकी ब्लाइंडर्स देखा है उन्होंने एक चीज जरूर नोटिस किया है, यहाँ पर किलियन मर्फी का जो लुक है, मतलब यहाँ पर वो पीकी ब्लाइंडर्स के मुकाबले काफी ज्यादा दुबले पतले हैं। और ये इसलिए लगा था क्योंकि जो किलियन मर्फी है वो इस रोल के लिए डॉक्टर ओपेनहाइमर के रोल के लिए उन्होंने अपने बॉडी का लगभग 10 kg वेट लॉस किया था। दैट्स व्हाई इस मूवी में वो काफी दुबले पतले हैं। फैक्ट नंबर 9, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो जब ओपेनहाइमर को दिखाया गया था तब यहाँ पर फ्यूजन लिखा हुआ होता है, और जब RDJ को दिखाया गया था, स्ट्राउस को दिखाया गया था,
तब यहाँ पर फ्यूजन लिखा हुआ होता है। दरअसल फिजन और फ्यूजन ये दोनों ही न्यूक्लियर प्रोसेस है। फ्यूजन प्रोसेस में एटम का जो न्यूक्लियस होता है उस पे न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करा के न्यूक्लियस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता था, और जो फ्यूजन प्रोसेस था वहाँ पर 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस को लेके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाया जाता था, और ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। और यहाँ पर फ्यूजन लिखा हुआ था और यहाँ पर फ्यूजन था, जो कि ओपेनहाइमर और स्ट्राउस के कैरेक्टर को फोरशैडो कर रहा था, क्योंकि ओपेनहाइमर और स्ट्राउस इन दोनों का कैरेक्टर एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट था। ओपेनहाइमर नहीं चाहते थे कि हाइड्रोजन बॉम्ब बने, लेकिन स्ट्राउस चाहते थे कि बने, एंड यस बाद में हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया भी गया था एडवर्ड के मदद से, वही जिनका बात मैंने स्टार्टिंग में किया था। और डॉक्टर ओपेनहाइमर को जैसे फादर ऑफ एटम बॉम्ब कहा जाता है, ठीक वैसे ही एडवर्ड टेलर को फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब कहा जाता है, और हाइड्रोजन बॉम्ब को थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता है, क्योंकि अभी जो मैंने बताया फ्यूजन प्रोसेस जिसमें 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को होने के लिए हीट काफी लगती है, और यही सेम प्रोसेस हाइड्रोजन बॉम्ब में यूज होता है। दैट्स व्हाई इसको थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है। थर्मो का मतलब होता है हीट। फैक्ट नंबर 10, तो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ठीक वैसे ही एक छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है जिसको सिक्योरिटी क्लियरेंस कहा जाता है, और ये क्लियरेंस जिसके भी पास होगा वो सरकार के नजरों में काफी सिक्योर्ड पर्सन होगा। मतलब सरकार को उसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि ये जाके बाद में देश से गद्दारी करेगा। यूँ समझ लो कि जिसके भी पास सिक्योरिटी क्लियरेंस होगा वो कहीं भी कभी भी सरकार के रेस्ट्रिक्ट जोन को विजिट कर सकता है और उससे कंट्रोल कर सकता है। तो हमने देखा इस मूवी में डॉक्टर ओपेनहाइमर को बाद में सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलता, लेकिन अब आप ये जान के चौंक जाओगे 2022 से 16 दिसंबर को उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया गया है। मतलब उनके मौत के 50 साल बाद उन्हें दिया गया है सिक्योरिटी क्लियरेंस। भाई क्या बकचोदी है। तो ये जो ट्रिनिटी टेस्ट था इसमें इस बॉम्ब को इस टावर पे लटकाया गया था, और इस टावर का एक फैक्ट है वो यह है कि जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तब ये जो स्टील का टावर था ये इतना ज्यादा हीटअप हो गया था कि ये गर्म होके भाप बन गया था। मतलब बहुत ही ज्यादा हीट इस बॉम्ब से रिलीज हुआ था। ओपेनहाइमर ने सोचा था जितना धमाका होगा उससे 50 गुना ज्यादा धमाका हुआ था, और उसको देखने के बाद ओपेनहाइमर ने यही कहा था, और अब मैं खुद काल बन चुका हूँ, इस दुनिया का विनाशक। और ये लाइन भगवान कृष्ण का है जो भगवत गीता में लिखा हुआ है। और इस टेस्ट में सिर्फ 13 पाउंड ही प्लूटोनियम का यूज हुआ था, और मात्र इतने से इतना बड़ा धमाका हो गया। लिटरली उससे जो शॉक वेव्स बाहर निकली थी उसको 160 किलोमीटर की दूरी पर महसूस किया जा सकता था, और इससे जो मशरूम क्लाउड क्रिएट हुआ था वो लगभग 12 किलोमीटर ऊपर तक था। तो इससे आप अंदाजा लगाओ जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था वो ब्लास्ट कितना बड़ा होगा। चलो यहाँ पर हम साइज कंपैरिजन करते हैं। ये है हमारे इंडिया का स्टैचू जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और इसका लेंथ भी आप यहाँ देख सकते हो। और हिरोशिमा में जो बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था उसका साइज इतना था। और नागासाकी का इतना। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि वो ब्लास्ट कितना बड़ा था। अमेरिका ने जापान में ये ब्लास्ट किया था क्योंकि जो जापान था तब उनके राजा थे हिरोहितो, और जापान के लोग उन्हें भगवान मानते थे। तो उनके आदेश पर जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था, जिससे अमेरिका बहुत गुस्सा हो गया और उसने ये किया था, क्योंकि पर्ल हार्बर उनके लिए एक प्राइड था। एंड क्या आपको पता है ये जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था इसके लिए अमेरिका ने लगभग $2.2 बिलियन खर्च कर दिया था, और वो पैसा अभी के टाइम में होगा लगभग 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा, क्योंकि यूरेनियम 235 से ही बनता है एटम बम। लेकिन अर्थ पे यूरेनियम 238 है, और यूरेनियम 238 से 235 बनाना ये जो प्रोसेस है ये काफी कॉस्टली है। दैट्स व्हाई अमेरिका को इतना ज्यादा पैसा लग गया, और अमेरिका ने इतना ज्यादा पैसा खर्च किया क्योंकि जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक करके उनका बहुत ही ज्यादा नुकसान कर दिया था। तो ये जो ओपेनहाइमर थे ये बचपन से ही बहुत ही बड़े जीनियस थे। सन 1922 में जब ये हार्वर्ड गए थे पढ़ाई करने तब इन्होंने अपने 4 साल की डिग्री 3 साल में ही कंप्लीट कर लिया था, और फिर 18 फरवरी 1967 को इनका देहांत हो गया था, और वो थ्रोट कैंसर की वजह से मरे थे। अब ये तो होना ही था क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े स्मोकर थे, और सच सच बताना तुम भी हो ना स्मोकर? नहीं। ओके, तो ये एक फैक्ट नहीं ये एक डिटेल है। वो ये है कि सीन में जब ये बॉम्ब टेस्ट किया गया था तब ओपेनहाइमर ने अपने आंखों में ये ग्लासेस लगा लिया था, क्योंकि जब एक बड़ा सा न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता है तब उससे एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है, और उस रोशनी को आप 100 किलोमीटर दूरी से भी देख सकते हो, और वो लाइट इतना पावरफुल होता है कि वो लगभग 6 सन के लाइट के बराबर होता है। और इस लाइट को अगर आप नंगी आंखों से देखोगे तो आप चुटकी में ब्लाइंड
ब्लाइंड हो सकते हो। तुत की बजा तुतकी। सो दैट्स व्हाई ओपेनहाइमर ने अपने आंखों में ये ग्लासेस लगा लिया था। वेल अगर आप ठीक दोपहर के 12 बजे सन को डायरेक्टली देखोगे तो आप टेम्पोररी ब्लाइंड हो सकते हो, और इस चीज को भूल के भी ट्राई मत करना अगर अपने आंखों से प्यार करते हो तो। एंड अनदर डिटेल, तो इस सीन में बोर्ड में आप एक इक्वेशन को नोटिस कर सकते हो। तो मैं एक फिजिक्स स्टूडेंट हूँ और मैंने थोड़ा समझने का ट्राई किया। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इस टेस्ट में कितना एनर्जी बाहर निकलेगा उसको कैलकुलेट किया गया है, और इस इक्वेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म आइंस्टाइन ने दिया था, जो था E = mc²। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फ्यूजन प्रोसेस था वहाँ पर एक न्यूट्रॉन को 2 हिस्से में डिवाइड किया गया था। एंड गाइस आप खुद ही सोचो, अगर आप किसी चीज को 2 हिस्से में करोगे और फिर वापस से उसको ज्वाइन करोगे तो उसका जो मास है और इसके पहले जो मास था तो दोनों का मास सेम होना चाहिए, है ना। लेकिन इस सीन में ऐसा नहीं हो रहा था। इन दोनों के मास को जोड़ के जो मास निकला था वो इस न्यूक्लियस के मास से कम ही था। अब जो मास गायब हुआ वो एनर्जी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, और जितने भी मास है, जो भी पदार्थ है जो अपने आंखों से आप देख रहे हो, वो सभी एनर्जी या फिर ऊर्जा से बना हुआ है। और जितना एनर्जी रिलीज हुआ वो एनर्जी जितना मास गायब हुआ उससे लाइट के स्पीड का स्क्वायर इंटू करो, तब आपको एनर्जी मिल जाएगा। और आप नोटिस कर सकते हो कि अगर छोटा सा मास भी गायब होगा तो उससे जो एनर्जी बाहर निकलेगी वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो MC में C है, इस C का वैल्यू बहुत ज्यादा है, तकरीबन 3 लाख के बराबर, और फिर उसको दोबारा से स्क्वायर किया गया तो उतना एनर्जी बाहर निकलेगा उस मास से, जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी होता है। और इतने सारे एनर्जी से आप खुद ही सोचो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान क्या बनाया जाएगा। एंड ये जो ट्रिनिटी टेस्ट था, यहाँ पर दुनिया का पहला एटम बम ब्लास्ट किया गया था। अब आप ये जान के चौंक जाओगे, हमारे इंडिया में भी एटम बम ब्लास्ट किया गया था। एंड गाइस मैं गुटखा खा रहा हूँ अभी, गुटखा नहीं यार, रोटी। एक सेकंड। हाँ, हमारे इंडिया में भी न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया गया था, और उस टेस्ट को नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। तो जो वो टेस्ट था जिसको हमारे इंडिया में किया गया था, उसको लीड किया था मिस्टर राजा रमन्ना ने लीड किया था। यानी कि थियोरेटिकली और टेक्निकली देखा जाए तो ये थे हमारे इंडिया के ओपेनहाइमर। अब बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ है। तो उस बॉम्ब का नाम है ट्सार बॉम्बा, या फिर जार बॉम्बा, जो भी। तो ये जो ट्सार बॉम्बा है ये इतना पावरफुल है कि जो नागासाकी में ब्लास्ट हुआ था उससे 3800 गुना ज्यादा ब्लास्ट करेगा ये ट्सार बॉम्बा। और ये जो बॉम्ब है ये एक हाइड्रोजन बॉम्ब है, और इस बॉम्ब को रशिया ने बनाया था और उसी के पास है, और इसका साइज आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। वेल ये कितना ब्लास्ट करेगा आपके मन में सवाल होगा, है ना। तो चलो एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। ये था हिरोशिमा और नागासाकी, उसमें जो ब्लास्ट हुआ था, और ये है ट्सार बॉम्बा का ब्लास्ट। आप देख सकते हो कि ये ब्लास्ट कितना बड़ा है। तो इसलिए तो कहा जाता है कि रशिया से पंगा नहीं लेने का। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो ट्सार बॉम्बा है इसको वॉर में यूज नहीं किया जाएगा। इसको आप एक बस वार्निंग की तरह समझो। आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर भी हुआ था रिसेंटली, और वहाँ पर रशिया ने कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब यूज नहीं किया, और हमारे नोलन चाचा ने कहा था कि CGI यूज नहीं हुआ है। वेल एक्चुअली में देखा जाए तो यूज हुआ है। वेल ये जो SEX सीन था वहाँ पर इस सीन में इस लड़की ने जो ड्रेस पहना है इसको कंप्यूटरली जनरेट किया गया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये VFX ड्रेस है। वेल ये VFX नहीं हो सकता। VFX मतलब क्या है? मतलब वर्चुअल इफेक्ट्स, जिसको आप एक टेम्पलेट एक वीडियो के ऊपर अप्लाई करते हो, वो होता है VFX। और यहाँ पर ये जो ड्रेस है इसको मूवी के अंदर जनरेट किया गया था कंप्यूटर की मदद से। ये ड्रेस CGI से जनरेट किया गया था। CGI माने कंप्यूटर जनरेटेड इमेज। अब नोलन चाचा को ऐसा करना पड़ा क्योंकि अगर वो इस ड्रेस को जनरेट नहीं करते तो ये मूवी इंडिया में रिलीज ही नहीं होती। दैट्स व्हाई उन्होंने ये किया। और ये जान के आप चौंक जाओगे, ये मूवी सिर्फ 18+ है, और फिर भी इसने इंडिया में 90 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया, जो कि हमारे जो देसी मूवीज है वही इस कलेक्शन को करने में फेल हो जाते हैं। और ये मूवी $100 मिलियन में बनी थी। अगर मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूँ तो ये होगा लगभग 820 करोड़ के आसपास। और इसका बजट 100 मिलियन होने के बाद भी इसने वर्ल्ड वाइड 300 मिलियन से ज्यादा का कलेक्शन किया है, जिससे ये मूवी ब्लॉकबस्टर बन जाती है। आपने बार्बी और ओपेनहाइमर इनमें से कौन सा पहला देखा, प्लीज नीचे बता देना। वैसे मैं मूवीज के फैक्ट के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं हिडन डिटेल्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आप सभी के इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि ओपेनहाइमर के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो मैंने कुछ डिटेल्स जो मैंने हॉल में नोटिस किया था जब मैं इस मूवी को देख रहा था, और इस मूवी के कुछ फैक्ट्स इस वीडियो में आपको बताया। एंड गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना। एंड रिसेंटली मैंने गदर के ऊपर वीडियो बनाया था, वो देखना चाहते हैं तो राइट में क्लिक करिए, और असुर के हिडन डिटेल्स जानना चाहते हैं तो लेफ्ट में क्लिक करिए। मैं मिलता हूँ आपसे वहीं पे, तब तक के लिए बाय।